नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम बड़ी चर्चा करेंगे एक देश और एक चुनाव पर। सीएए लागू करने के बाद अब एक देश एक चुनाव को लेकर सियासत पुरजोर तरीके से होने लगी है। कुल 191 दिनों तक चली रिसर्च के बाद रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एक देश एक चुनाव को लेकर 18,262 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस मसले पर एक अहम फैसला लेना जरूरी हो चुका है क्योंकि बीजेपी अपने पिछले 2 घोषणा पत्रों में एक देश एक चुनाव की वकालत लगातार करती हुई नजर आती है, जिस पर ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल तक हमलावर हैं। ऐसे में पहले ये जानते हैं कि आखिर क्या पहले हमारे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्या कभी वाकई हुए थे? तो क्या हमारे देश में एक देश और एक ही बार में चुनाव क्या कभी संभव थे? ग्राफिक्स के जरिए एक बार पहले हम ये समझेंगे। तो आजादी के बाद अगर हम बात करें तो 1952 से लेकर 1967 तक एक साथ हुए चुनाव। 1968 और 1969 में भी कई विधानसभाएं समय से पहले भंग हुई और 1970 में लोकसभा भी भंग हुई और परंपरा टूट गई। तो क्या कभी एक साथ होते थे चुनाव? ग्राफिक्स के जरिए ये लगातार हम समझ रहे हैं कि आजादी के बाद जब पहली बार चुनाव हुए तो 1952 से लेकर लगातार चुनाव हुए, लेकिन 1968 के बाद कई बार ऐसे मौके आए जब विधानसभा एक साथ भंग हुई और 1970 में लोकसभा भी भंग हुई और एक बार परंपरा टूट गई। उसके बाद से कभी हमारे देश में एक बार में आम जो चुनाव होते हैं और विधानसभा चुनाव कभी एक साथ नहीं हुए। और एक देश एक चुनाव का सीधा सा मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। आजादी के बाद कुछ सालों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ ही होते थे, लेकिन बाद में समय से पहले विधानसभा भंग होने और सरकार गिरने के कारण यह परंपरा टूटी। लेकिन अब सीधा सा सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लागू करने के नफा और नुकसान क्या है। पहले एक देश एक चुनाव से होने वाले फायदों पर नजर डालेंगे। तो अगर फायदों पर गौर करें तो बार बार चुनाव कराने की झंझट से छुटकारा। एक देश एक चुनाव कराने का यह बहुत बड़ा फायदा है। पैसों की बर्बादी नहीं होगी, विकास कार्य भी नहीं रुकेंगे, विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। ये तमाम दलीलें भी दी जाती हैं। काले धन पर लगाम लगेगी और एक देश एक चुनाव के बहुत सारे फायदे हैं। विकास कार्यों की गति नहीं रुकेगी, पैसों की बर्बादी नहीं होगी क्योंकि अलग अलग चुनाव होने से पैसे बर्बाद होते हैं और अगर एक बार में चुनाव हो जाते हैं तो पैसे की बर्बादी पर अंकुश लगेगा। बार बार चुनाव कराने की जो झंझट है उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तर्ज पर एक देश एक चुनाव से होने वाले फायदे पर तो हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अब नुकसान क्या है इस पर एक नजर डालते हैं। तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों में मतभेद होगा, लगातार ये बात कही जाती है, दलीलें भी दी जाती है। चुनावी नतीजों में देरी भी हो सकती है क्योंकि जब एक ही साथ लोकसभा विधानसभा के साथ ही अगर निकाय चुनाव भी होते हैं तो नतीजों में लाजमी है कि देरी होगी। और सरकार भंग होने के बाद आखिर रास्ता क्या होगा, विधानसभा के कार्यकाल में बदलाव पर कैसे सहमति बनेगी, और इसी नुकसान के साथ विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी लगातार आती रही है। एक देश एक कानून, इस पर हम नजर तो डाल ही रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में सवाल भी कई बड़े उठते हैं। लेकिन इस मसले को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव के पक्ष में भी लगातार दलीलें देते हैं। ऐसे में पहले बयानों पर नजर डालते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। जिस पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे। क्या एक देश एक चुनाव लागू करने से भारत में संवैधानिक संकट खड़ा होगा? केंद्र और राज्य सरकार के बीच किस तरह का टकराव हो सकता है? कितना बड़ा हो सकता है राजनीतिक विरोध? क्या वाकई इतने बड़े प्रदेश में एक साथ एक चुनाव कराना संभव है? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शशिकांत तिवारी जी, नेता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष कुमार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही चंचल यादव, नेता सपा, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आशीष कुमार जी से करते हुए। आशीष कुमार जी, देखिए, सीएए लागू होने के बाद अब बीजेपी लगातार काम कर रही है एक देश और एक चुनाव पर। क्या वाकई ये फैसला इतना आसान होने वाला है क्या? नहीं, देखिए, फैसले तो इतने बड़े राष्ट्र में कोई भी आसान नहीं हो सकते हैं। और जब भारत जैसा वो देश हो जो कि दुनिया का सबसे अधिक विविधताओं से भरा हुआ देश हो, तो इतना आसान नहीं है। और इस तरह के फैसलों को जो है हमें कोशिश करना चाहिए कि जब जो है आम चुनाव हो जा रहे हैं तो बचें, क्योंकि इस समय जनता के वे मुद्दे सामने आने चाहिए जो उसके रोजगार से, आम जीवन से, सरकार की नीतियों से जुड़े हों, उन पर बात होने दीजिए। इस समय आप सीएए और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे ला करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके अपने 5 साल के या 10 साल के कार्यकाल पर आपको भरोसा नहीं है और आप पैराशूट के मुद्दे लाना चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भटकाव है और जनता को जो है इससे सावधान रहना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लोकसभा चुनाव के बाद आने दीजिए, अभी 10 साल के सरकार के कार्यकाल पर चर्चा होने दीजिए। बिल्कुल ठीक है। शशिकांत तिवारी जी, जनता को भटकाने के लिए ये आप लगातार शिगुफा ला रहे हैं क्या? कभी सीएए को लगातार आप कानून बना देते हैं, उसको उपलब्धि बताते हैं, अब आप वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कर रहे हैं, तो आप अपनी उपलब्धियों पर बात क्यों नहीं कर रहे भाई? आरोप लग रहे हैं आप पे। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा सब चुनाव एक साथ होते थे। बीच में लोकसभा के कुछ मध्यावधि चुनाव, जो लोकसभा भंग होने के कारण, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बार बार विधानसभा भंग होने के कारण बीच में मध्यावधि चुनाव होने लगे। तो जो मध्यावधि चुनाव होने से देश के ऊपर भार आता है, आर्थिक भार आता है। क्यों ना उस आर्थिक जो बेवजह खर्च है उसको बचा करके देश के विकास में लगाया जाए। क्यों ना 2 तरीके से विकास रुकता है। एक तो जो हमारी आर्थिक हानि होती है वो पैसा विकास के कार्यों में लगाया जा सकता है। दूसरा, जब चुनाव आचार संहिता लगती है तब विकास कार्य रोक दिए जाते हैं, तो वो भी पीरियड होता है जिससे विकास कार्य बाधित होता है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो सबसे पहले देश जो है विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेगा। मैं एक चीज आपको उद्धृत करना चाहूंगा कि दुनिया के जितने विकसित देश हैं, जितने बड़े देश हैं, वहां एक कानून है, एक देश एक कानून है, एक देश वन इलेक्शन है। तो इसलिए उनकी काफी समय बचता है, पैसा बचता है। क्यों ना हमारे यहाँ होना चाहिए। हाँ, अब ये साथी कह रहे थे कि भटकाव है, ये खुद ही भटके हुए लग रहे हैं। इनको पता नहीं है कि किस तरीके से विकास होगा। ये भटकाव बता रहे हैं। साथी नहीं है, वो विश्लेषक है भाई, वो विश्लेषण बता रहे हैं। अगर ये आप लोग का मतलब समझ नहीं आता ना कि अगर कोई विश्लेषण करके आपके सामने ब्यौरा पेश कर रहे हैं तो आप उसे भी विपक्षी दलों का समर्थक बता देंगे? नहीं, क्यों नहीं बता देंगे। ये देश को गुमराह कर रहे हैं, भटकाव बता रहे हैं। अरे भाई, अगर देश में कोई ये पैसा बचेगा तो किसका बचेगा? देश का बचेगा। किसी भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी बचेगा। अच्छा। देश में अगर समय बचेगा, विकास कार्यों में वो समय लगेगा तो किसका बचेगा? देश का बचेगा। एक जनता, एक व्यक्ति का विकास होगा, एक व्यक्ति को लाभ होगा। तो ये भटकाव बता रहे हैं। आप बताइए, जो विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव नहीं लड़ती हैं क्या? केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। खैर, शशिकांत तिवारी जी ने आरोप बड़े लगाए हैं। एक बार आपके आरोपों पर जवाब मैं चंचल जी से भी लूंगी। चंचल जी भाई, अगर एक बार में चुनाव सारे संपन्न हो जाएंगे, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, तो फिर आपको गुरेज किस बात का है भाई? वो तो कह रहे हैं जनता का पैसा बचेगा, समय बचेगा, हम विकास कार्यों को और अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए मुस्कान जी, एक बात मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कंफ्यूज हैं और प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुके हैं। सत्ता जाती दिख रही है, इसलिए बौखला गए हैं ये लोग। कभी सीए की बात करते हैं, कभी राम मंदिर के पीछे छुपने की बात करते हैं, कभी राम मंदिर की आड़ में खेला करने की बात करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर चर्चा ना हो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन आ गया। जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, नहीं भाई आपको 24 घंटे में एसबीआई को जो है सारी की सारी लिस्ट देनी पड़ेगी, सारे बॉन्ड देने बताने पड़ेंगे किसके हैं, तो प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश में आ गए तुरंत। सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री शायद 15-15 लाख रुपए जो है सबके खाते में पहुंचाएंगे, 7 लाख हो सकता है,
लेकिन ये लोग इतने कंफ्यूज हो चुके हैं। अभी जो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने, जो अच्छी बात कहते हैं तो बीजेपी के लोगों को फट से लगता है कि नहीं, जो है ये कंफ्यूजन दूसरी तरफ डाल देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं दोस्त हमारे जो बैठे हैं यहाँ पे, अरे तो 10 साल आपका हो गया है, 10 साल में क्या काम किया उसके ऊपर तो वोट मांग लो आप, इसके ऊपर की बात करो आप। अभी आप प्रधानमंत्री जी का कोई ऐसा भाषण नहीं है जो नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराते हो, विपक्ष जिम्मेदार ठहराते हो। तो बीजेपी के लोग एकदम टोटली कंफ्यूज हो गए। अभी आज की न्यूज है जो डॉलर, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी, भाइयों बहनों, डॉलर ऐसे नहीं गिरता है, रुपया ऐसे नहीं गिरता है। तो आज डॉलर की, रुपया जो है एशिया के टॉप 10 करेंसी से नीचे आ गया है। और ये विश्व गुरु बनाने चलते रुपए को, वो बेचारा एशिया गुरु भी नहीं बन पा रहा है। तो कहने का तात्पर्य सब मिला जुला करके यह है कि सरकार चौतरफा फेल है, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो जो भी इन्होंने वादे करके जनता के बीच में आए तो उसके ऊपर तो नए नए सिगुफे लेके आते। जनता सवाल पूछ रही है, आज के समय में महंगाई दर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है जनता के बीच में किस पे मुद्दे पे जाएगी। इसलिए कभी सीए की बात करेंगे, कभी एनआरसी की बात करेंगे, कभी राम मंदिर की बात करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे। और बड़े मजे की बात, वन नेशन वन इलेक्शन कैंपेन के लिए जिसको उस कमेटी में रखते हैं, ये मेरा ख्याल है हरीश चालवे साहब को, और वो बंदा एक देश का भगौड़ा जो प्रधानमंत्री जी का दोस्त हुआ करता था पहले, भगौड़ा जो है जब बाहर उसके यहाँ एक प्रोग्राम में किसी शादी में वो जो है पैक लगाते हैं साथ में। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो हमारे प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी सरकार और पूरी की पूरी पार्टी और पूरी की पूरी आरएसएस इस कंफ्यूजन में है कि भैया अब तो सत्ता जा रही है, प्रधानमंत्री जी का झोला उठा के निकलने का वक्त आ रहा है, अब क्या करें हम। ठीक है, तो ये हालत है। अब मैं आता हूं, आपने जो सवाल किया वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही, अब आप मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हो कि पैसे की बर्बादी है। 2014 तक सारे के सारे प्रधानमंत्रियों ने मिल करके टोटल 55-56 लाख करोड़ रुपए कर्जा देश के ऊपर लिए थे, और प्रधानमंत्री जी हमारे 18 घंटे मेहनत करते हैं, इन्होंने 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिए विदेश से, और ये पैसा जा कहां रहा है, खर्च कहां कर रहे हैं इनको पता ही नहीं है। और उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़े बड़े उद्योगपति साथियों से उनसे पैसा लेकर के केवल पार्टी प्रचार प्रसार करने में मस्त है। हमारे तिवारी जी बैठे हैं, बड़ी ईमानदारी से ये बता पाएंगे क्या खुल करके कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी छवि को चमकाने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं? अरे ये पैसा नाजायज खर्च नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका है। पहले हम पूरा ब्यौरा सार्वजनिक होने का इंतजार करते, तब इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, शशिकांत तिवारी जी का रुख करूंगी, फिर सीधा मैं आशीष जी के पास आऊंगी। ठीक है शशिकांत जी, अभी आप ही ने जिक्र किया ना कि 1970 से 72 के बाद कभी भी हमारे देश में एक साथ चुनाव नहीं हुए हैं। इस बार क्या वाकई आपको लगता है कि आप एक बार में सारे चुनाव संपन्न करा पाएंगे? मतलब भारत एक बड़ा देश है, ये पॉसिबल है कि मान लीजिए कहीं की विधानसभा भंग हो जाती है तो उसके बीच का रास्ता क्या होगा? और मैं चाहता हूं कि अरे रुकिए चंचल यादव जी, शशिकांत जी से एक सवाल है मेरा। ठीक है, दोनों चुनाव कराने साथ में मालूम हो जाएगा। शशिकांत तिवारी जी जवाब दीजिए। भाई चंचल जी सुनिए, इस बार के इलेक्शन के लिए पूछ रही हैं, तब तो हमको नहीं लगता कि इतना समय है इस बार के इलेक्शन, लेकिन आने वाले समय में देश को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो, एक देश में वन नेशन वन एक देश एक कानून हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो साथी बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के, इनके नेता सदन में योगी जी बता चुके हैं कि लंदन में किसका किसका घर और होटल है। तो ये लोग जब लंदन में घर और होटल खरीदते हैं तो लंदन में, इंग्लैंड में इनको एक देश एक कानून पसंद है, हिंदुस्तान में पसंद नहीं है। और मजेदार बात सुनिए, बहुत मजेदार बात सुनिए, देश को सुनना चाहिए कि ये लोग सीए का विरोध करते हैं ये कह के कि सभी धर्म समान है, मुस्लिमों को भी इसमें शामिल किया जाए। और यही जब यूसीसी का विरोध करते हैं तो कहते नहीं सभी धर्म समान नहीं है, मुस्लिमों को अलग रखा जाए, मुस्लिमों का कानून अलग बनाया जाए। ये वो लोग हैं, ये देश को केवल एक विरोध के लिए विरोध करते हैं, देश के विकास से इनका लेना देना नहीं। और सुनिए अंतिम लाइन, ये इन्होंने कहा कि मोदी जी ने 10 साल में क्या किया, तो समाजवादी पार्टी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जो पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया था उसको खत्म कर दिया, माफिया उद्योग खत्म कर दिया, अपहरण उद्योग खत्म कर दिया। जो आपके राज में
कचहरी और बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन बम फूटते थे और आप उनको छुड़ा लाते थे, उनको खत्म कर दिया। पुलिस को हाईटेक देश करने तोड़ने के लिए वाली क्या काम शक्तियां किया? एक हो गई थी एक मंच पे। ये कभी केरल से हम लेके लोगों ने पंजाब से 900 लेके तोड़ने की आए, बात करते हैं, 1090 वो लेके तोड़ने आए, वाली शक्तियों आज को गांव तोड़ा है, पुलिस अरे खत्म पहुंच रुकिए किया रही है, है। तो रुकिए, हाईटेक चल करने का काम रुकिए, किया आ हमारा रहे हो, आ मोदी रहे जी हो। ने क्या किया? आपने क्या देश किया? बताएगा क्या वो तो किया। बता दो। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन देखिए आशीष कुमार जी, आप पर भी आरोप लगे, उस पर तो जवाब मैं चाहूंगी, लेकिन क्या वाकई एक देश और एक चुनाव लागू करने से भारत में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए मुस्कान जी, पहले तो मुझ पर जो आरोप लगे उसका जवाब देना जरूरी है, उनको दीजिए। हम लोग मुद्दे पर बात करते हैं। जी। पहली चीज तो जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं, ससम्मान में उनको कुछ चीजें याद दिला दूं कि पहली चीज तो ये है कि जितने भी बड़े देशों का नाम ले रहे हैं वहां पर वन लॉ लागू नहीं होता है। ये ब्रिटेन में आयरलैंड और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के कानून बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। अमेरिका में बात करते हैं, अमेरिका के 50 स्टेट हैं और 50 स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हैं। तो पढ़ी लिखी बात होनी चाहिए, केवल मन की बात नहीं होनी चाहिए, काम की और तथ्य की बात होनी चाहिए। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि आजादी के समय से जो है सभी जो है चुनाव एक साथ होते थे, ये भी पूरी तरह से तथ्यहीन बात है। और सेंटर के विषय अलग 60 के ओके, दशक तक शशिकांत जी, आते आते शशिकांत कई जी, आपकी सरकारें बातों को भंग हुई संयम हैं। से सुना ना, अब आप उनकी बातों को सुनिए जी। ठीक है, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, तथ्यात्मक बात को सुनिए आप, और कुछ अच्छा होगा। आपके घर में भी बच्चे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनको काम में आएगा। 1960 के दशक से ही बहुत सारी सरकारें गिराई गई हैं, बहुत सारी सरकारें खुद ब खुद गिरी हैं और वहां पर फिर चुनाव हुए हैं। आप इसमें केरला का एग्जांपल लीजिए, सबसे पहले वहां की सरकार भंग बिल्कुल गई थी और बहुत सारे स्टेट उस समय नए नए आकर के भारत में जुड़ रहे थे या फिर जो है उनका पुनर्निर्माण हो रहा था। तो एक साथ 70 के दशक तक जो है इलेक्शन कहाँ एक साथ हुए हैं। जहां तक तीसरी बात ये रही है कि इससे पैसा बचेगा, तो मैं जो है इस पर भी आपको एक फैक्ट बात बताता हूं कि ये सरकार के आंकड़े हैं कि 2014 के इलेक्शन तक प्रति व्यक्ति पर अगर लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो 49 रुपए प्रति व्यक्ति का खर्च आया है। 5 साल में अगर उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव करा दीजिए तो 108 रुपए का खर्च आएगा। उतना तो जो है आपने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके 1 लीटर पर जो है लगभग वसूल लिया है। 2 लीटर का अगर हम कीमत जोड़ दें तो उससे ज्यादा हो जाता है। तो वहां पर आपने वसूल लिया है। 14 लाख जो है आपने जो है उद्योगपतियों का माफ किया, उससे हो गया है। इसके अलावा जो काला धन की बात हो रही है, तो काला धन की बात कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि प्रत्येक लोकसभा के, मैं आंकड़ों पर बात करूंगा, आंकड़ों पर बात रहेगी, प्रत्येक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो सरकार द्वारा यानी चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है वो 70 लाख रुपए की लिमिट है। आप ये बता दीजिए, मतलब मुस्कान जी केवल दिल से सोचिएगा, सभी लोग दिल से सोचे, आपके सारे दर्शक भी सोचें कि क्या बनारस में नरेंद्र मोदी जी जो चुनाव लड़ते हैं वो 70 लाख रुपए की लिमिट के अंदर लड़ते हैं? कोई भी नेता का आप ले लीजिए, राहुल गांधी का ले लीजिए, अखिलेश यादव जी का ले लीजिए, 70 लाख के अंदर वो चुनाव लड़ा जाता। बिना काला धन के तो चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा है। और काला धन रोकने की जिम्मेदारी चाहे इलेक्शन हो या ना हो सरकार की। अगर सरकार नहीं रोक पा रही है, ईडी सीबीआई अगर नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी के घर अब तक छापा नहीं मारी है कि इलेक्शन में आपने काला धन कहां से इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन देखिए शशिकांत तिवारी जी, ये सवाल बिल्कुल उठेगा। हाँ, आप ही के पास आ रही हो, आरोपों का जवाब तो दीजिएगा, लेकिन चुनाव से पहले एकाएक आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लेने की कोशिश कर रहे हैं आप? अभी आप ही ने कहा ना कि इस बार तो अलग अलग ही होंगे, इसके बाद हम एक साथ कराने की सोचेंगे। तो क्या जब आप कराएंगे तो विधानसभाओं को भंग कीजिएगा क्या एक साथ सारी? पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी ने 18,000 पन्नों में अभी तो रिपोर्ट दिया है। रिपोर्ट पे विश्लेषण होगा, रिपोर्ट पर चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद देश तैयार होगा, तब ये चीजें आगे आएंगी। एक बात। दूसरी बात, देखिए कितना ये हास्यास्पद विश्लेषण कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चुनाव भर का पैसा तो पेट्रोल और डीजल के टैक्स लगा के आता है। क्या पेट्रोल और डीजल जो टैक्स आता है वो विकास के कार्यों में ना लगा के चुनाव में झोंक दे? क्या आपके विश्लेषण? और दूसरा ये कह रहे हैं मोदी जी चुनाव 70 लाख में लड़ते हैं, आप नाम दूसरे का क्यों नहीं ले रहे हैं? आप लालू यादव और अखिलेश यादव और दूसरे लोगों का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? पैसा वहां से आता है। का नाम क्यों ले रहे हैं? मैंने ये भी नहीं कहा कि एक अकेला प्रधानमंत्री अपने घूमने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का जहाज इस्तेमाल करता है जो पूरे चुनाव के खर्चे से जाता है। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। तथ्य पर बात करिए, ना समझ में आवे दोबारा पूछ लीजिए, कागज कलम लेकर के नोट कर लीजिए। और ठीक है ना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्शन में देश को फायदा हुआ तो यह देश उसको एक्सेप्ट करेगा।
इनके विश्लेषण। देश को फायदा नहीं, देश को नुकसान होगा। चलिए, Factual देश बात को फायदा होगा ये कैसे या होगा? नुकसान होगा अभी तो ये समय बताएगा, लेकिन जब इस मसले पर लगातार बात हो रही है तो बीते कुछ सालों में नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई है, एक बार पहले वो सुनते हैं। वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ, आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव असंभव है बिना संविधान संशोधन के। संविधान का संशोधन होना जरूरी है। संविधान संशोधन के लिए आम सहमति की जरूरत बनती है। तो ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी तो ये एक समिति का गठन हुआ है। हमारा विचार बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ये संघीय ढांचा पर एक भयंकर आक्रमण है। ये प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे कि जब बीते दिनों लगातार या यूं कहे बीते सालों जब इस मसले पर बातचीत हो रही थी तो क्या कुछ प्रतिक्रिया सुनने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पक्ष में बोलते हुए नजर आए, तो वही दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन लाइए भाई, वन नेशन वन इलेक्शन पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अब सीधा मैं जी बिल्कुल चंचल यादव जी का रुख करूंगी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस जो कि अब आपके सहयोगी हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है भाई। अगर इसकी हमें बदलाव करना पड़ेगा तो हमें संविधान में एक बड़े पैमाने पर संशोधन करना पड़ेगा, तो हम इससे बेहतर है बात करें वन नेशन वन एजुकेशन पे। ये देखिए मुस्कान जी, एक बात मैं कहूंगा, आदरणीय केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही। अभी जरूरत है, पहले हमारे यहाँ अभी आपने रणदीप बिस्टर जी ने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है। वन नेशन वन एजुकेशन पहले करिए आप। अभी जो RTE के माध्यम से राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको आप तो प्रॉपर जो है काम नहीं करवा पा रहे हो। सारे के सारे प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो सही तरीके से लागू नहीं है। बीजेपी की सरकार जुमलेबाजी केवल करती है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं, अभी आपने बहुत अच्छा बात कही कि भाई एक आदमी के ऊपर तकरीबन 49 रुपए, अगर साल भर में 2 चुनाव होते हैं तो मान लो 108 मतलब तकरीबन 98 रुपीज या 100 रुपीज खर्च आ रहा है। आप मुझे बताओ, आपने पिछले 10 सालों में 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। आपने 3.5 रुपए से ले आकर के आपने 31-32 रुपए तक एक्साइज बढ़ा दिया है। और आज आम जनमानस को डीजल पेट्रोल कितना महंगा मिल रहा है, और ये पैसा खा कौन रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उन्हीं सब सारे पैसों में पहले बड़े बड़े देश के काम होते थे, एम्स बनता था, IIT बनता था, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते थे। इसी उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर मैं बात कर लूं आपको मुस्कान जी, बीजेपी के साथी तिवारी जी बैठे हैं, लखनऊ में ही रहते हैं, और मैं चैलेंज करके इनसे पूछ सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों ने जो काम किया उसका आधा भी काम अगर आप कर दो यहाँ पे, तो आज किसी आदमी को बेड ना मिले, उसका इलाज ना हो पाए, कम से कम ये सारी चीजें जो है नहीं हो पा रही हैं। अभी मैं लोहिया गया था, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, PGI में बेड नहीं है, इनका आयुष्मान कार्ड प्राइवेट में चलता ही नहीं है। चलिए ठीक है, चंचल और आप मुद्दे पे सोचिए, रहते हैं, मुद्दे से भटकते नहीं है ना। देखिए, एक देश एक अंदर चुनाव पर 200 बात हो रही है, इस पे रहते हैं। अस्पताल, सुनिए, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े मेट्रो से काम, और आपको देखा होगा आपने शान-ए-अवध, प्लास्टियो, अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, इसके अलावा गोमती रिवर फ्रंट,
मेट्रो का काम एक पिलर आगे नहीं बढ़ा पाइए और आप आगे बढ़ोगे। लोक भवन है, जेपीएनआईसी की बिल्डिंग है, एशिया का सबसे बड़ा जनस्थल मिश्रा पार्क। तिवारी भी जब पार्क में जाते हैं तो एक बार प्राउड फील करते हैं कि आदरणीय जनस्थल मिश्रा के जो पार्क पहुंचते हैं तो गर्व से कहते हैं कि अखिलेश यादव जिंदाबाद। लेकिन इनकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं, ये लखनऊ के अंदर एक काम भी नहीं कर पाए। चलिए और जो ठीक है, जिले अभी में काम 70 छोड़िए मेडिकल ना, एक कॉलेज देश की एक चुनाव पर रहता, बार बार मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं बार बार खींच कर आ रही हूँ, लेकिन आप आने को तैयार नहीं है। लेकिन देखिए आशीष जी, प्रधानमंत्री जी को पता है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी है, इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, जनता के फायदे का होगा अगर एक देश में एक ही बार में तीनों चुनाव हो जाते हैं, चाहे निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो। और इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि हमारे संविधान में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करना होगा अगर हम ये नया कानून लेके आते हैं तो। अच्छा आप ये बताओ, जो सरकार तोड़ती है आशीष जी, बीजेपी, जब बीच में कोई सरकार तोड़ देगी तो वहां पे फिर कैसे होगा? मुस्कान जी देखिए, अगर आप संवैधानिक व्यवस्था में चलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई वादों में, चाहे वो सर मुंबई का केस रहा हो या फिर बाद में मिनर्वा मिल्स का केस रहा हो, इन सब में उन्होंने बार बार ये कहा है कि जो भारत का संघीय ढांचा है वह इसके मौलिक ढांचे का अंग है और इसको किसी भी संविधान संशोधन के जरिए नहीं बदला जा सकता है। तो ये तो देखा जाएगा कि जब ये करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे। अभी जब ये बोल रहे हैं तो उसमें एक गड़बड़ी ये है कि जब आप जो है केंद्र की केंद्रीय है और स्थानीय निकाय के चुनाव हैं 3 के तहत जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है और वो करवाते हैं, तो सवाल ये उठता है कि फिर राज्य निर्वाचन आयोग का आप क्या करिएगा। और जब लगातार ये जो हमारी संविधान सभा की बहस हुई है, संविधान को अब चेंज करेंगे तो संविधान सभा की बहस में भी जाना पड़ेगा। और संविधान सभा की बहस में चाहे वो सरदार पटेल रहे हो, चाहे भीमराव अंबेडकर रहे हो, या पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, या केटी शाह रहे हो, उन सब लोगों ने ये माना कि धीरे धीरे इस जो है देश में शासन व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है। लेकिन जो यूरोप और ग्रीक की विचारधारा पनपती है वो ये कहती है कि डिसेंट्रलाइजेशन के बजाय आप सेंट्रलाइजेशन करें। आज बदलते दौर में जब आप जो है ग्लोबल एरा में जा रहे हैं तो वहां पर जो है आप शासन को सेंट्रलाइज करने के बजाय आपको डिसेंट्रलाइज करने पर जोर देना होगा। तो ये संविधान सभा की जो मूल भावना है उसके विरुद्ध है, संविधान सभा की जो मूलभूत ढांचा है उसके विरुद्ध है। तो ये आने दीजिए, एक बार फिर देखेंगे। पर मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव सरकार के 10 साल की उपलब्धियों और नाकामियों पर होना चाहिए, जमीनी मुद्दों पर होना चाहिए। इसको हम जो है लोकसभा के बाद डिस्कस करते। कहीं न कहीं सरकार की घबराहट इसमें है, ये कुछ नहीं है। इतना जल्दबाजी में इसको सामने पेश करने के पीछे वजह क्या है? ठीक है शशिकांत तिवारी जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जो विश्लेषक है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान का हमारा मूल ढांचा है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं आप। इनसे जरा पूछिए कि 1952 से 72 तक जब चुनाव देश में एक साथ हुआ तब मूल ढांचा में संशोधन किया गया था क्या? वो तो आजादी के बाद पहली बार हुआ था ना शशिकांत जी, तब तो बहुत सारे लूप होल्स थे, उन सारे लूप होल्स को दूर करते हुए तो लगातार संशोधन हुए हैं। अब ये विशेष ज्ञान दे रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग होता है। अरे भाई, जिला निर्वाचन आयोग जी संविधान को, राज्य व्यवस्था को दूसरी गलत बात, तरीके से जिला निर्वाचन आयोग राज्य जो कि फैक्ट के तौर पर गलत है, इनको थोड़ा तैयार करके आना चाहिए था। दूसरी बात डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। मैं अपने डिसेंट्रलाइज गांव का विकास भेज सकता हूं तिवारी जी को। हो रहा कि नहीं हो रहा? एक ग्राम पंचायत पे काम हो रहा है, गांव के विकास को ध्यान दिया जा रहा है, एक किसान, एक गांव के नागरिक के विकास की बात हो रही है। अब चुनाव देश में एक 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा तो विकास कार्य बढ़ाने के लिए हो रहा है, न कि रोकने के लिए हो रही है। ये विकास कार्य का नुकसान होगा। सरकारें जब 5 साल पर उनको चुनाव दिखता है तो वो हड़बड़ी में काम करती है। कम से कम उनकी समीक्षा हो रही है, आप उसको हटा दीजिएगा। दुनिया बात कर रही है कि राइट टू रिकॉल लाइए, कि 5 साल के पहले भी नेताओं को कानून में करके बाहर करिए। एक लंबे डिस्कशन के बाद अब ये रिपोर्ट तो सौंप दी गई है, लेकिन अगर किसी सरकार के खिलाफ किसी प्रदेश में अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, सरकार गिर जाती है, उस स्थिति में क्या कराएंगे आप? क्या करेंगे? देखिए, कोई अप्रत्याशित बात हो जाए तब तो अलग बात है ना। एक बार पूरा देश से सहमत होकर के पटरी पे तो लाए,
पटरी पे तो देश आवे। तिवारी जी, तब तो ये जहाँ- एक ही देगा जहाँ जो अगर पूरा देश सहमत हो तो हम कह रहे हैं विपक्ष को अरे हाँ, शशिकांत जी, ये तो ट्राई एंड एरर थोड़ी हो रहा है भाई, देश की राजनीति है, जनता तय करती है। आप तो ये कह रहे ट्राई एंड एरर, एक बार करके देखते हैं। नहीं, हमसे कह रहे हैं ये ट्राई एंड एरर करेंगे क्या आप, कि पहले एक बार ट्राई नहीं, करते नहीं, हैं, नहीं, try फिर and अगर नहीं error चला है। तो छोड़ देंगे, वही पुराने आप- ढर्रे पे आ जाएंगे। भाई, जिस कमेटी को हेड कर रहा है भारत का पूर्व राष्ट्रपति कर रहा हो, जिसमें देश के जाने माने विशेषज्ञ लोग मेंबर हों और जो 18,000 पन्नों में अपना रिपोर्ट दिए हों, तो कोई हल्की बात दिए होंगे क्या? क्या आप मानते स्वर्ण हैं सिंह कि समिति की रिपोर्ट पे आप लोग अच्छा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। उन्होंने राय ली होगी, सबसे राय ली होगी, संविधान विशेषज्ञों से राय ली तो होगी। स्वर्ण सिंह समिति सबकी पर राय क्यों लेने के प्रश्न बाद चिन्ह उठता है? विपक्षी दलों कोई की अपने राय मन ली से गई है थोड़ी कि होती नहीं? है। अगर सबकी राय ली गई है तो क्या विपक्षी दलों को तरजीह दिया गया? क्या आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की? क्या उनका पक्ष जाना आपने? कोई भाई, तरह ये तो आयोग का काम है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आयोग के सदस्य बनाएगी। कौन है? शशिकांत जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आयोग का सदस्य कौन है? क्या गृह मंत्री अमित शाह आयोग के सदस्य नहीं आयोग का है? सदस्य रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, उनका काम है सबके पूरे देश से राय लेकर के और रिपोर्ट सौंपना। राय लेने के लिए एक आदमी से राय नहीं हमारी ली जाती। कमेटी के न मेंबर मुझसे का नाम बोला जाता है बता क्या जरूरत है, कैसा होना चाहिए। चलिए क्या ठीक होना है, चाहिए। धन्यवाद आप और सभी जो- गेस्ट का मेरे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीएए के बाद अब चर्चा हो रही है पूरे देश भर में एक वक्त में एक बार चुनाव कराने की, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की। 191 दिन के लंबे इंतजार के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। 18,262 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इसके भी दो पहलू लाजमी है दिखाए गए होंगे कि क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। बीजेपी इस पर अपने फायदे गिना रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी के अगर हम मैनिफेस्टो पर गौर करें तो 2 दशकों से भी ज्यादा के अंतराल के दौरान जो बीजेपी है वो लगातार यही कहती है कि हम पूरे देश भर में एक ही बार में चुनाव कराने के पक्ष में है, जिससे विकास न रुके, जनता का विकास हो, देश का विकास हो। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि इतने बड़े देश में क्या वाकई एक बार में हर एक चुनाव कराना संभव है? क्या जब जनता एक बार अपने मत का इस्तेमाल करने जाएगी तो क्या वो 3 बटन को एक साथ दबा पाएगी? क्योंकि बीजेपी यहाँ हर एक चुनाव को लेकर चल रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो। और लगातार विपक्षी दल भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने 10 सालों के कार्यकाल को बता नहीं पा रही है। यही वजह है कि चुनावी शिगुफा के तौर पर अब इस मसले को भी लेकर बीजेपी आगे आ रही है। अब बहरहाल राष्ट्रपति के सामने रिपोर्ट पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति हर एक पहलुओं पर गौर करेंगी, पक्ष विपक्ष दोनों की बातों को सुना जाएगा, उसके बाद ये फैसला आएगा कि वाकई ये हमारे देश में पॉसिबल है या फिर नहीं है। क्या इतने बड़े देश में एक बार में लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव होना आसान होगा या फिर नहीं होगा? क्या जब अगला चुनाव होगा तो क्या एक देश में एक ही बार में चुनाव होंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है और दिलचस्प सवाल है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267 925186 पर।
इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।